हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स 12th फिजिक्स में हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, संधारित्र या विद्युत धारिता। तो चैप्टर अपना चल रहा था। चैप्टर का नाम है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4, कह सकते हैं संधारित्र, या चैप्टर का नाम कह सकते हैं विद्युत धारिता। ये अपना चल रहा था। क्लियर? ये चैप्टर चल रहा था और इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था? तो संधारित्र या विद्युत धारिता में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। लास्ट कक्षा में अपन ने पढ़ा था। वापस अगर एक बार देखना चाहें तो अपन देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र पहला। और दूसरा अपन ने पढ़ा था गोलीय संधारित्र। कैसा? गोलीय संधारित्र। और तीसरा जो अपन ने देखा था वो था विलगित गोलीय चालक की धारिता। इन सब की क्या निकाली थी अपन ने? धारिता। या अपन एक साथ ही लिख दें, धारिता। किस किस की धारिता निकाली थी अपन ने? तो मैं यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ ऐसे, धारिता। और इन मैं जो निकाल चुका हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। इन तीनों की धारिताएं अपन निकाल चुके थे। तो धारिता तीन तरह से अपन ने निकाली थी, समांतर प्लेट संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की और विलगित गोलीय चालक की। विलगित गोलीय चालक की। तो इन तीनों के जो सूत्र अपन ने देखे थे वो क्या क्या सूत्र देखे थे वो जल्दी से देख लें। तो पहला इसका देखा था एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी। क्लियर? प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती, मतलब क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा सी उतना ज़्यादा होगा, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी सी उतना ही कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कंक्लूजन भी बताए थे मैंने आपको। क्या बताए थे? कि सी जो है समान, और अगर माध्यम अन्य हो तो मैंने कहा था ओके, के से गुणा हो जाता है परावैद्युतांक के लिए। जहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ के होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं समानुपाती एप्सिलॉन नॉट इंटू के समानुपाती ए और व्युत्क्रमानुपाती डी। क्लियर? इसके लिए अपन ने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा होगा R1 R2 अपॉन R1, ज़्यादा माइनस कम, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इससे पता चल गया कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? R1 है। तो इस तरह से अपन ने इसको निकाला था। और अपन ने कहा था कि यदि कोई अन्य माध्यम हो तो के से गुणा कर देंगे। और इसमें भी सी बराबर कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा कितनी? R। ठीक है? और अन्य कोई माध्यम हो तो के परावैद्युतांक से गुणा कर देंगे। तो ये अपन ने यहाँ तक देख लिया था। तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। आज अपन पढ़ेंगे संधारित्र जो है उनका संयोजन। संधारित्रों का संयोजन अपना टॉपिक रहेगा। तो संधारित्रों का संयोजन, आज आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक रहेगा अपना संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन अगर अपने को पढ़ना है तो दो तरह के संयोजन होंगे इसमें। जैसे 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो आपको एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, बाकी फिजिक्स में लगभग सारी चीज़ों का जो श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है वो प्रतिरोध के विपरीत होता है। आपको ऐसा एक बार से ध्यान रखना है। बात है समझ में? तो यहाँ पे संधारित्र आ गए। तो संधारित्रों का संयोजन करेंगे तो क्या होगा?
संयोजन दो प्रकार से होगा, एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, एक होगा श्रेणी क्रम और दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो एक श्रेणी क्रम संयोजन होगा और एक समांतर क्रम संयोजन होगा। अब श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो देखो, प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध का क्या होता है आप बताओ? आर सीरीज में क्या होता था? सीधे प्रतिरोध जुड़ जाते थे। और आर पैरेलल में क्या होता था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सूत्र आता था। या अपन इसको और कैसे लिख सकते थे? 1 अपॉन RP, पुराना याद इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो याद है उसी से रिलेट करेंगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये होता था समांतर क्रम का। ये होता था भाई, क्लियर यहाँ तक? ये श्रेणी क्रम का होता था और ये समांतर क्रम का आप 10वीं तक पढ़ते थे, जिसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो यहाँ उल्टे हो जाएंगे सूत्र। अगर C1 C2 धारिता वाले हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम में है तो 1 अपॉन C तुल्य कितना होगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसके समांतर क्रम का फॉर्मूला, ये श्रेणी का था उसमें प्रतिरोध में और ये था समांतर, तो इसके समांतर क्रम का फॉर्मूला इसके श्रेणी में लगेगा और इसके समांतर क्रम में उसके श्रेणी का लगेगा। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2। इतना आपको ध्यान रखना है। पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन लसब वसब लेके एडजस्ट कर दो, ये आ जाएगा। लसब लिया C1 C2, ऊपर आया C1 प्लस C2, फिर उल्टा किया क्योंकि इधर उल्टा करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अभी आया क्या, इन दोनों की डेरिवेशन है वो अपने को करनी है, लेकिन अभी संधारित्रों के संयोजन में आपको ध्यान रखना है कि संधारित्रों में श्रेणी और समांतर क्रम कैसे होगा? जैसे प्रतिरोध में होता है उसका जस्ट उल्टा। नोट कैसे ध्यान रखना है? तुल्य धारिता के सूत्र में, तुल्य धारिता के सूत्र तुल्य प्रतिरोध के सूत्र के परस्पर विपरीत होते हैं। ठीक है, ये अपन ने ऐसे नियम बना दिया, विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब ये भाई किसने बनाया नियम? ये अपन ने ऐसे ही बना दिया ताकि याद रहे। ठीक है, क्लियर भाई? तो तुल्य धारिता के सूत्र जो है तुल्य प्रतिरोध के सूत्र के परस्पर कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे क्लास में। पहला करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो किताब के हिसाब से पहला टॉपिक डालेंगे श्रेणी क्रम का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसका? श्रेणी क्रम संयोजन लिख दे, क्योंकि अपने को पता है संधारित्रों की धारिता का कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। टॉपिक रहेगा अपना श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने 3 संधारित्र लिए और इन संधारित्र को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। क्लियर? इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, इधर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बता दूं। नोट, श्रेणी क्रम परिपथ में सदैव धारा व आवेश समान होते हैं। ठीक है, समान। जब भी अपन धारा की बात करेंगे तो धारा समान होती है, और जब आवेश की बात करेंगे तो आवेश समान होते हैं। किसमें होते हैं भाई?
धारा व आवेश या धारा या आवेश समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किस में होते हैं भाई? श्रेणी क्रम में। क्लियर? ठीक है भाई। और एक और लिख देता हूं नोट इधर, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है, विभव समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है। ये भी एक आप इस तरह से बना सकते हो। ये बना दिया बादल, और बादल में मैंने कुछ इफेक्टिव चीज़ें जो बतानी थी मैंने आपको बता दी कि श्रेणी क्रम परिपथ जब भी होगा उसमें क्या होगा, धारा और आवेश समान होंगे, और समांतर क्रम में क्या होगा, विभव समान होगा। तो देखो तीन, मेरी बात सुनो, पहले अपन पढ़ते थे V बराबर आई आर से, तो क्या होता था, R तो अलग होता ही होता था। अब V और I में होता था, कहीं पे V समान होता था, कहीं पे R समान होता था। अब यहाँ अपन क्या पढ़ेंगे, Q बराबर CV, तो C में तो निकालना ही है, तो कहीं पे Q अलग होगा, कहीं पे V अलग होगा, कहीं पे Q समान होगा, कहीं पे V समान होगा। तो जहाँ पे Q समान है वहाँ V अलग है, जहाँ V समान है वहाँ Q अलग है। इसमें भी ये होता था, R के सूत्र निकालने होते तो कहीं पे V समान होता तो R अलग होता था, कहीं R अलग होता तो V समान होता था। एक की बात है, ठीक है। ये हो गया। तो इसी तरह से एक परिपथ लिया अपन ने, B वोल्टेज दिया प्लस माइनस, इधर से क्या हुआ, प्लस आवेश यहाँ चले गए, सुनना, प्लस आवेश, प्रेरण से यहाँ माइनस आ गए, प्रेरण से यहाँ -3 बना लेता हूँ। अब ये माइनस आ गए तो ये फिर इधर कितने चले गए, न्यूट्रल था, इधर प्लस आ गए, फिर इधर कितने आ गए, माइनस आ गए, फिर इधर क्या आ गए, प्लस आ गए, फिर इधर क्या आ गए, माइनस आ गए। तो आपने देखा होगा तीन कैपेसिटर लिए अपन ने, जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। इधर से क्या आया, बैटरी ने कैलकुलेशन किया और इसने कहा कि मुझे Q आवेश निकालना है, तो Q आवेश प्रवाहित हुआ। तो मैंने आपको कहा था, अभी लिखाया था कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो तीनों पे Q आवेश गया। लेकिन अपने को पता है Q बराबर CV होता है, और यदि Q समान है, C अलग है, तो V भी अलग होगा। तो विभव पतन यहाँ पे होगा V1, इस पे विभव पतन होगा V2 या विभवांतर V2, और इस पे विभव पतन या विभवांतर V3 होगा। क्लियर है भाई? देख लो एक बार ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये V वोल्ट की बैटरी है, मैंने लगाई, और इधर से Q आवेश आया इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर, फिर प्रेरण से -Q आवेश उधर उत्पन्न हो गया, -Q इधर इसकी तरफ आकर्षित हो गया, ये न्यूट्रल थी तो +Q अपने आप इधर चला गया, +Q इधर चला गया, तो इस प्लेट के माइनस ने इसको आकर्षित किया, इस प्लेट के अंदर जितने माइनस थे इसने आकर्षित किए, माइनस इधर आ गए तो प्लस उधर चले गए, फिर प्रेरण से माइनस उधर जनरेट हो गए। क्लियर? और जो माइनस जनरेट हुए उसकी डिलीवरी किसने कर दी, और इसके कारण जो प्लस जनरेट हुए होंगे वो माइनस के अंदर न्यूट्रल हो गए होंगे। तो इस तरह से अपन ने देखा, साधारण सी भाषा में समझो कि जैसे अपन ने एक बैटरी को जोड़ा, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, चित्रानुसार 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिन्हें बाय V वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से
प्लस क्यू आवेश संधारित्र C1 की प्लेट पर पहुंचता है और प्रेरण नियम से अन्य सभी प्लेटें भी चित्रानुसार आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो चित्रानुसार ये सारी प्लेटें आवेशित हो जाती है। तीनों संधारित्रों पर आवेश Q समान होता है, तीनों संधारित्रों पर आवेश Q समान होता है तथा धारिता अलग होने के कारण विभव पतन धारिता C1 C2 C3 अलग अलग होने के कारण इन पर विभव पतन क्रमशः V1 V2 व V3 होता है। तो देखिए विभव पतन मैंने बता दिया, धारिताएं अलग अलग है, आवेश समान होगा, श्रेणी क्रम है तो विभव अलग होना ही होना है, क्योंकि अगर ये नियत है ये समान है तो अगर ये धारिता अलग अलग है तो V को अलग होना ही पड़ेगा। क्लियर? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इधर देखिए ध्यान से, तो विभव पतन हो गया, अतः कुल विभव क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो आपको ऐसे सवालों में जिसमें समांतर और श्रेणी क्रम हो, एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, 3 भौतिक राशियां होगी, एक में सूत्र निकालना होगा, बची दो में से एक नियत होगी और एक जो है अलग अलग होगी। तो जो अलग अलग हो रही है या तो आप नियत समान है, जो एक तीनों में समान है, या जो समान है उसको अलग कर लो तो पता चल जाएगा दूसरी असमान वाली है, या असमान वाली पता चल जाएगी तो समान वाली पता चल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो अलग अलग है उसको क्या करना है? जोड़ना है और कुल में कन्वर्ट करना है, ये हमेशा होगा। जैसे यहाँ पे विभव अलग अलग है तो मैंने विभव जो है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि सीधी सी बात है अगर ये विभव 10 वोल्ट है तो निश्चित रूप से ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 5 वोल्ट हो सकता है। बात समझ में? मतलब ये 10 वोल्ट है तो इन तीनों की विभव पतन का योग 10 ही होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना कम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो इन तीनों में ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी खुद ब खुद कि अपने आप ये कुछ ड्रॉप करेगा, ये कुछ ड्रॉप करेगा, ये कुछ ड्रॉप करेगा, लेकिन ये तीनों मिलकर 10 ही ड्रॉप करेंगे, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेंगे। तो मैंने कहा V1 V2 V3 का मान क्या है? V के बराबर। अब आ जाओ संधारित्र C1 से V1 का मान लेंगे, तो संधारित्र C1 पर देखो, संधारित्र C1 पर विभव पतन, तो विभव का सूत्र निकालना है तो C बराबर क्या होता है? Q बटा C। पहले सूत्र निकाल लिया, अच्छा V बराबर Q बटा C। इसके लिए क्या हो जाएगा? V1 Q बटा C1। क्लियर? फिर V2 क्या हो जाएगा इसी तरह से? Q बटा C2 और V3 क्या हो जाएगा? Q बटा C3। चलो अब अपन इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो संधारित्र C1 पर विभव पतन V1 बराबर Q बटा C1 में अभी बता चुका हूं। संधारित्र C2 पर विभव पतन V2 बराबर Q बटा C2। संधारित्र C3 पर विभव पतन V3 Q बटा C3। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब बढ़ते हैं आगे। समीकरण 4 से अपन क्या करेंगे?
समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखेंगे, से मान समीकरण 1 में रखने पर मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। अब बता देखिए वापस पीछे। अब इसका मैं एक तुल्य परिपथ बनाता हूं। इन तीनों की जगह अगर मैं एक ही संधारित्र मान लूं और मैं बैटरी इधर जोड़ दूं V, ध्यान से सुनिएगा, और इस पे प्लस आवेश आ गया और इस पे माइनस आवेश आ गया, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, और इसकी धारिता अकेले की कितनी है C इक्विवेलेंट, और इस पे आवेश कितना आया Q। तो अब बताओ C इक्विवेलेंट का मान कितना होगा? C इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा? C बराबर या अब बताओ V का मान कितना होगा? Q बट्टा C इक्विवेलेंट। जब एक है तो ये मान होगा। क्लियर? V1 निकाल दिया, V2 निकाल दिया, V3 निकाल दिया। अगर ये तीनों एक ही हो इस तरह से, C इक्विवेलेंट बोल दिया मैंने इसको, तो C इक्विवेलेंट के लिए सूत्र क्या बनेगा? Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर कुल विभव V हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा नीचे करके, तुल्य परिपथ में विभव V बराबर क्या होगा? Q बट्टा C इक्विवेलेंट, अभी बताया था, ये हो जाएगी 5। तो अपन अब 5 भी लिखेंगे, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कर देते हैं। समीकरण 3, 2, 3, 4 व 5 से सबसे एक साथ ही लिख देते हैं, नहीं तो अलग स्टेप में लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मान रखो भाई Q बट्टा C इक्विवेलेंट, Q बट्टा C1 प्लस Q बट्टा C2, Q बट्टा C3, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, जैसा आपने 10वीं में विद्युत धारा के लिए किया, ओम के नियम में, ओम का नियम जो चैप्टर था, विद्युत धारा जो चैप्टर था, उसमें प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे संधारित्र की धारिता का समांतर और श्रेणी क्रम है। तो समांतर श्रेणी क्रम आप देखिए, पहले अपन ने क्या किया, वापस देखिए, इस तरह से एक परिपथ बनाया। इस परिपथ में अपन ने 3 कैपेसिटर लगाए, C1, C2, C3, विभव V की बैटरी लगाई, इधर से आवेश Q आया, श्रेणी क्रम में आवेश तीनों में समान आता है, तो इस पर भी Q आया, इस पर भी Q आया, इस पर भी Q आया। और आपको पता है अगर धारिता अलग है तो विभव भी अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि Q बराबर C में अगर एक नियत है तो अगर C अलग है तो V भी अलग होगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये बात आ गई। इस तरह से अपन ने क्या किया, फिर अपन ने क्या किया, C1, Q और V1 इन तीनों में रिलेशन निकाला, तो ये आ गया। C2, Q और V2 इसमें रिलेशन ये आ गया, इन तीनों में रिलेशन ये आ गया। क्लियर? यहाँ तक आप चेक करिए, जल्दी से चेक करिए इसको। ठीक है, तो ये सब अपन ने देख लिया। ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है बिल्कुल। ये डेरिवेशन पेपर में बहुत मुश्किल से, मतलब एक बार आया था जब पेपर बहुत आसान बनाना, तो बाकी ये बहुत मुश्किल से आता है। पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, Q बट्टा C इक्विवेलेंट, Q लिया कॉमन, ये हो गया 1/C1, 1/C2, 1/C3, Q से Q कैंसिल, तो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या, EQ है।
कंफ्यूज मत होना। सी, ई से एलिफेंट, क्यू से इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को शॉर्ट में अपन ई क्यू से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये आ गया भाई आपका सूत्र, सी इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और इस तरह से। अब यदि n संधारित्र अब यदि C1, C2, C3, Cn श्रेणी क्रम में हो तो कुल n संधारित्र, ऐसे लिख सकते हो, n कुल n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो क्या होंगे? तो कुछ नहीं है, ये इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा, 1/C1 1/C2 डैश 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 1/Cn। तो ये अपनी समीकरण कितनी बनी थी? 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8। अब यदि C1 बराबर C2 डैश 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 बराबर Cn हो तो क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से, 1/C इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखिएगा, 1/C इक्विवेलेंट, ये सब बराबर होंगे तो मैं क्या लिखूंगा? 1/C प्लस 1 बराबर हो तो मैं इस बराबर को क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, बराबर C हो तो सब बराबर हो और उन सब कितने हो? C हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/C प्लस 1/C डैश 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 कितनी बार? n बार। क्लियर? 1/C कितनी बार लिखेंगे? n बार लिखेंगे। अब n बार लिखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/C इक्विवेलेंट बराबर n बार 1/C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C/n। तो ये 8 है, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। यदि बहुत सारे संधारित्र समान हो और सारे के सारे श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य जो है C/n हो जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, साथ के साथ लिखते जाना भाई। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है वो संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में लगे तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अन्य सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। परिभाषा को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ तक सूत्र हो गया कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, ये सब मिक्स कर दो। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 3, कंक्लूजन नंबर 4, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान परिपथ में उपस्थित न्यूनतम धारिता से भी कम होता है, से भी कम होता है। परिपथ में उपस्थित न्यूनतम जो धारिता का संधारित्र है उससे भी कम होगा। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया भाई चौथा पॉइंट। देख लो एक बार इससे, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे फिर थोड़ा सा अलग तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। चार पॉइंट हो गए, इसके अलावा एक पॉइंट और बताता हूँ, आखिरी और अंतिम पॉइंट। ये जितने पॉइंट है सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे किसमें, ये सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे किसमें, ये अभी श्रेणी क्रम पढ़ा है अपन ने, और श्रेणी क्रम में मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, अंतिम 5वां पॉइंट किताब के अनुसार बता रहा हूँ। और आगे सारे के सारे ये जो पॉइंट है जस्ट उल्टे हो जाएंगे। 5वां क्या है, ये थोड़ा विशेष केस है, ध्यान रखना क्या है। इसको मैं सीधा ऐसे ही समझा रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं इसमें। इस विशेष केस में क्या है, चाहिए श्रेणी क्रम इसको ऐसे समझिए। ठीक है, या 2 का ही करते हैं, ज़्यादा का नहीं करते हैं। मान के चलो ये 2 अलग अलग परावैद्युतांक है K1 और K2। इस प्लेट का एरिया है A, प्लेटों के बीच की दूरी है D। ठीक है, ये इस तरह की व्यवस्था है। मैं 3 संधारित्र नहीं लेके मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये टोटल दूरी है D और मैं इसको ले रहा हूँ T1 और इसको ले लिया मैंने T2। ठीक है, और एरिया जो है प्लेटों का वो क्या ले लिया मैंने, A ले लिया प्लेटों का एरिया। क्लियर है भाई? ये एक संधारित्र है, लाल कलर का दिख रहा है, ये एक संधारित्र है। इस संधारित्र के बीच में मैंने T1 मोटाई की एक प्लेट रख दी जिसका परावैद्युतांक K1 है, पूरा भर दिया, और T2 से भर दिया। मतलब T1 और T2 अपन कह सकते हैं D बराबर T1 प्लस T2, मतलब T1 प्लस T2 से इसको पूरा भर दिया। ठीक है, अब इस केस का कैसे करेंगे, तो देखो ट्रिक है इसकी, ट्रिक ध्यान से रखना, कभी नहीं भूलोगे। ऐसा सवाल आ जाए तो ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक क्या है, दोनों सिरों से पकड़कर तार को खींचें। जो क्रम बनेगा वही क्रम में या उसी क्रम में आंसर निकाल लें, ऐसा कुछ भी लिख दो। ठीक है, चलो ये लिख दो बस। अब इसका क्रम कौन सा बनेगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, वो यहाँ से पता चल जाएगा। ट्रिक मैंने यहाँ से बता दिया आपको, क्या बताई, तार को पकड़कर खींचे। कैसे पकड़े, देखो तार पकड़ी और खींची, तो खींची तो क्या होगा आप बताओ,
खींची तो क्या होगा, खींची तो निश्चित रूप से यही होगा। ये कुछ ऐसे बनेगा, ये दो अलग अलग हो जाएंगे। इसको जैसे ही मैंने खींचा तो क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, के परावैद्युतांक, ये हो जाएगा के टू परावैद्युतांक, ये हो जाएगी T1, ये हो जाएगा T2, ये एरिया ए हो जाएगा। बस पकड़ के खींचा तो ऐसे ही तो बनेगा। और इसका बनाओ, इसकी धारिता का सूत्र क्या होता है, तो मैं इसका C1 बना लेता हूँ, इसका C2 बना लेता हूँ। क्या होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया ए ही है, मोटाई T1 है, और परावैद्युतांक कितना है, K1 गुणा होता है। इसका करो तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा T2, मोटाई कितनी है, मोटाई T2 है और परावैद्युतांक K2 है। अब आपको श्रेणी क्रम के सूत्र लगाने हैं, तो आप क्या करोगे, सुनिएगा, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, 1/C इक्विलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। क्या करेंगे बताओ, 1 और 2 से मान किस में रखेंगे, 3 में, 3 में रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। क्लियर भाई, 3 में रखेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा भाई। आप कर लोगे, मेरे हिसाब से आप कर लोगे, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसान है, समझ में आनी चाहिए चीज़। उसके बाद आप घर पे करो आराम से, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, आप उसको घर पे करो। अब इसको याद नहीं करना, इसका जो उत्तर आएगा वो रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसकी अलग से धारिता निकाल ली, एप्सिलॉन ए बटा डी इंटू परावैद्युतांक K1 है, इसका निकाल दिया एप्सिलॉन ए बटा T2, ये परावैद्युतांक K2 है। और श्रेणी क्रम में सूत्र इसके ये लगता है 1 वाला, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब इनके मान यहाँ रख देंगे, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना, ये आपका HW है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जल्दी से यहाँ तक देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे, फिर अगला टॉपिक करवाते हैं भाई। जल्दी करिए। अब इस पे एक जल्दी से छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वेश्चन। बारह माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, और 4 माइक्रोफेरेड। दस वोल्ट। क्वेश्चन, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहला। दूसरा, तीनों संधारित्रों पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। दूसरा, इसको तीसरा कर देते हैं, तीनों संधारित्रों में आवेश ज्ञात कीजिए। जल्दी से सवाल आप करिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से सवाल करिए। अब सारी कहानी आपको पता है, तो आप सीधा सीधा सूत्र लगाइए। श्रेणी क्रम एक ही पढ़ा है,
सीधा श्रेणी क्रम का सूत्र लगाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तुल्य धारिता लगाइए भाई, वो लोग कलर चेंज करते हैं। 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तसल्ली से करते जाना, अपने आप आंसर आएगा। 1/C1 12 माइक्रो, ठीक है। ये ओम ओम लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है। माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड है, ठीक है। तो तुल्य भी जो आएगा, देखो जब ऐसे सवाल करो तो आपको माइक्रोफेरेड एक मात्रक अलग रखना। अब 12, 6 और 4 का आपको करना है, तो 12, 6 और 4। अभी माइक्रो साथ में घुसा दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो लसब कितना आया 12, और उसका आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट। आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2। पीछे अब मात्र क्या लगेगा, माइक्रोफेरेड, तो इसका आंसर आ गया 2 माइक्रोफेरेड। 12 आया लसब, 1 2 3, 1 2 3 6, 6/12 ये आ जाएगा टोटल। लसब लिया तो 6/12, काटा तो आ जाएगा 1/2, उल्टा करेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड। अब तीनों में आवेश ज्ञात कीजिए, तो Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आया 2 माइक्रो, और V कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रो कूलोम। आवेश कितना हो जाएगा 20 माइक्रो कूलोम। अगर माइक्रो को लिखना है तो माइक्रो आपको पता है कितना होता है, इतना, लेकिन अपना अभी आंसर इसी में चल जाएगा। अब तीनों पर संधारित्र पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है कि तीनों में 20 माइक्रो कूलोम है आवेश, और मुझे पता है विभव क्या होता है, विभव होता है Q/C। तो देखो 20 माइक्रो बटा 12 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो गया तो बचा कितना 20/12, 10/6, 5/3, ये आया 5/3 वोल्ट। आया कि नहीं आया। इसी तरह से ये V1 आ गया, V3 निकालें तो क्या आएगा Q/C। Q कितना है 20 माइक्रो, C कितना है 4 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो गया, ये आया 5 वोल्ट। अब यहाँ आ गया, ये कितना आ जाएगा V2 20/6, 10/3, इसका 10/3, तो तीनों का आपने निकाल दिया भाई। क्लियर, तीनों का अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो तीनों का आंसर मैंने यहाँ पे ही निकाल दिया, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। V1, V2, V3 जो है 5/3 वोल्ट, 10/3 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये तीनों आंसर आ जाएंगे। किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो ये पूरा एक सवाल कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।